साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंजुम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। तो साथियों, जैसे कि आप लोग ये थंबनेल देख पा रहे हैं कि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एसएससी एमटीएस 2024 में जो भी 22 अक्टूबर को सभी शिफ्टों के क्वेश्चन, जो भी 3 शिफ्टें हुई थी उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जिनका भी आगे पेपर है वो लोग इसे देख लें, और जो कि इसके साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ऐड कर रही हूँ, तो उससे संबंधित क्वेश्चन जो है अभी आगे के आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। और कई सारे क्वेश्चन तो साथियों इसमें अभी जब से पेपर स्टार्ट हुआ है तब से जो है रिपीट बहुत कई बारी किए गए हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए, आइडिया लगा लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, और मे भी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चंस जो है रिपीट हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या है। बथुकम्मा। बथुकम्मा एक त्योहार है। बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये है आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में। अगर इसे पूछा जाए ऑप्शन में, अगर यहाँ पे तेलंगाना दिया होगा तो आप तेलंगाना चूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तेलंगाना ना देके यहाँ पे आंध्र प्रदेश दे रखा है तो आप आंध्र प्रदेश के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में या फिर कुछ पार्ट में उसके जो है मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये त्योहार जो है नवरात्रि में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलारमल। अलारमल वल्ली। अलारमल वल्ली का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये अलारमल वल्ली जो है इनका संबंध, ये जो है भारतनाट्यम करने वाली एक नृत्यांगना है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा ये अलारमल वल्ली जो है भारतनाट्यम से संबंधित है। 1991 1991 में वैजंती माला के बाद अलारमल वल्ली, यहाँ पे गलत है, अलारमल वल्ली भारत सरकार से पद्मश्री से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तिका है। ये दूसरी जो है सबसे कम उम्र की नर्तिका है, और इन्हें लास्ट ईयर वर्ष 2023 में दिया गया था पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये आपके करंट से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि और पशुपालन का संगठन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? कृषि और पशुपालन का संगठन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आपका पॉलिटी की हो जाता है अनुच्छेद नंबर 48 से, आर्टिकल 48 से। ये जो है आपका डीपीएसपी भारत के नीति निर्देशक तत्व के तहत जो अनुच्छेद नंबर 48 आता है इससे संबंधित है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान एनटीआरओ, ठीक है, का अध्यक्ष किसे बनाया गया? नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो साथियों ये आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देख लीजिएगा, इसको बनाया गया है अरुण सिन्हा को। किन्हें बनाया गया है? अरुण सिन्हा को। ये जो है कब का क्वेश्चन है? ये है 31 जुलाई 2024 तक इनका जो है सेवा के लिए पहले चुने गए थे, तो इनका विस्तार किया गया है 31 जुलाई वर्ष 2024 तक इनका विस्तार कर दिया गया है। तो अभी आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि अब तो ये इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अब ये भी इंफॉर्मेशन जो है पूछी जा रही है। तो अब देख लेते हैं क्या है। यह भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो एनटीआरओ, नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक तकनीकी टेक्नोलॉजी खुफिया एजेंसी है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसे जो है वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? तो रानी की वाव जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये गुजरात राज्य में जो है सरस्वती नदी के तट पर ये एक सीढ़ीदार कुआं बनाया गया है, कुआं है, इसको हम कहते हैं रानी की वाव। तो ये गुजरात नदी में है, और सॉरी गुजरात राज्य में है और सरस्वती नदी के तट पर है, ठीक है। इसका निर्माण चालुक्य वंश की रानी ने करवाया था, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चालुक्य वंश की रानी, और यहाँ पे भीम प्रथम की पत्नी ने करवाया था। यहाँ पे भीम प्रथम होगा, ठीक है। यहाँ पे आप भीम प्रथम कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्री किसमें शामिल होते हैं? मंत्री किसमें, सॉरी मंत्र, मंत्री से भी संबंधित क्वेश्चन है तो मुझे लगा वही, ठीक है। यहाँ पे मंत्र किस में सम्मिलित होते हैं? तो मंत्र जो है वेद में सम्मिलित होते हैं। ध्यान रखिएगा, मंत्र मुख्यतः 4 वेद हैं जिनमें सम्मिलित है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काल बैसाखी को किस राज्य में बारदोई सिला, काल बैसाखी को किस राज्य में, ये एक भारत में के राज्य है जिसमें जिसे बारदोई सिला के नाम से जाना जाता है। तो वह कौन सा राज्य है? वह है असम, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और काल बैसाखी
ये जो है पंजाब के क्षेत्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट है अल्कोहल और ब्रेड में क्या मिलाया जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है अल्कोहल और ब्रेड में क्या मिलाया जाता है, तो देख लीजिए क्या है। ठीक है, 1 सेकेंड। अल्कोहल और ब्रेड में क्या मिलाया जाता है, तो आप देख लीजिए अल्कोहल और ब्रेड में ईस्ट मिलाया जाता है। अल्कोहल में भी ईस्ट मिलाया जाता है और ब्रेड में भी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप के पहले उपमहाद्वीप में जो पहला बगीचा अ, किसी बगीचे में जो पहला मकबरा बना है वो किसका है, वो हुमायूं का मकबरा है। कि पहला ऐसा मकबरा है जो कि बगीचे में बना है, वो है हुमायूं का मकबरा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला एशिया कप यानी कि ओडीआई, भारत में महिला एशिया कप ओडीआई की मेजबानी कब की गई, तो ध्यान रखिएगा ये वर्ष 2006 में भारत ने महिला एशिया कप के जो ओडीआई होता है उसकी मेजबानी की थी वर्ष 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही यहाँ पे क्रिकेट से भी संबंधित क्वेश्चन आपके लास्ट डे की शिफ्ट में पूछे गए थे, तो देख लीजिएगा। भारत में पहली महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कब की गई थी। अब यहाँ पे ओडीआई का इस प्रश्न का मतलब कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये जो है वर्ल्ड कप, ये क्वेश्चन क्रिकेट कप से पूछा गया है, लेकिन कौन सा है तो हम लोग देख लेते हैं इसमें दोनों चीजें। भारत में पहली महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कब की गई थी, तो अगर महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत में पूछे कब की गई थी, तो वह 1978 में की गई थी, 1978 में। और ये जो है यह महिला विश्व कप का दूसरा संस्करण था। जो भारत में मेजबानी की गई थी 1978 में, ये जो महिला विश्व कप हुआ था उसका दूसरा संस्करण था। और जो यहाँ इसका अगर पहला संस्करण की बात की कि पहला संस्करण कहाँ पे खेला गया था, तो वह है इंग्लैंड में 1973 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है अंडे का सफेद रंग कैसा होता है, तो यानी कि कैसे होता है अंडे का सफेद रंग, ये कैसे होता है, तो अंडे का सफेद भाग जो है, अंडे का सफेद भाग अंडे में मौजूद प्रोटीन और पानी की वजह से होता है। किसमें होता है, अंडे में मौजूद जो प्रोटीन और पानी होता है इसकी वजह से उसका भाग जो है व्हाइट होता है, और एक इसमें जिलेटिन का पार्ट होता है जो कि येलो होता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिए कि अगर कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन से प्रोटीन जो इसमें पाए जाते हैं, तो 3 तरीके के प्रोटीन है यहाँ पे। ठीक है, इसमें है एल्ब्यूमिन, म्यूकोप्रोटीन। ठीक है, एल्ब्यूमिन, म्यूकोप्रोटीन और ग्लोब्यूलिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। तत्व क्या है इसमें, इन 3 तरह के प्रोटीन जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी, तो जो 2011 में सेंसस रिलीज किया गया था उसके अकॉर्डिंग केरल की जनसंख्या कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी, कितने प्रतिशत बढ़ी थी, तो वह है 4.91%, 4.91%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मौसम से संबंधित नहीं है, तो मौसम से संबंधित नहीं, यहाँ पे आपके ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं, पानी, तापमान, आर्द्रता और वर्षा। तो इसमें से पानी जो है वो मौसम से संबंधित नहीं है, जबकि टेम्परेचर के कारण ही हम लोगों को मौसम का में चेंजेस होते हैं। ठीक है, आर्द्रता अगर नमी आ जाती है, मान लीजिए अगर आपको मॉइस्चर आ जा रहा है, तो बरसात के मौसम मौसम में मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो इसको तो संबंध मौसम से है। और वर्षा का भी मौसम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा बारले किससे संबंधित है, उषा बारले जो है वो किससे संबंधित है, ये संबंधित है पंडवानी से। किससे, पंडवानी। अब पंडवानी क्या है चलिए देख लेते हैं। पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक प्रदर्शनी लोक कला है। पंडवानी किसे कहते हैं, ये छत्तीसगढ़ में एक लोक कला होती है, उससे संबंधित है। और ये जो उषा बारले हैं, ये पंडवानी गायिका है। ठीक है, ये पंडवानी गायिका है जो कि छत्तीसगढ़ का एक लोकगीत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। वर्ष 2023 में उषा बारले को पंडवानी के लिए सर्वोच्च, भारत का जो सर्वोच्च चौथा पुरस्कार है। ठीक है, चौथे नंबर का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो नागरिक सम्मान जो है पद्मश्री दिया गया वर्ष 2023 में। तो ये भी करंट से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब तक बढ़ा दिया गया, तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो चलाया गया था उसको बढ़ा दिया गया, उसका विस्तार किया गया है वर्ष 2023 तक। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी करंट से रिलेटेड है और अभी आगे भी आने की संभावना है। और एसएससी एमटीएस ही नहीं बल्कि एसएससी जितने भी पेपर कराती है या फिर
रेलवे के पेपर जो भी टीसीएस के द्वारा कराए जा रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि रेलवे के एग्जाम्स आने वाले नेक्स्ट नवंबर और दिसंबर से इसमें है। नवंबर से स्टार्ट है और नवंबर दिसंबर तक इसके एग्जाम होने हैं। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को दोबारा से भी देख सकते हैं, इसको तैयार कर लीजिए क्योंकि इससे आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके तहत ये जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, इसके तहत हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष बढ़ाने का लक्ष्य है। अगर पूछ लिया जाए हाइड्रोजन मिशन अब वापस से न्यूज में आ गया है, हालांकि इसकी स्टार्टिंग 15 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, हाइड्रोजन मिशन की, वो भी किसके द्वारा, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को इस मिशन की शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्टार्टिंग पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट में। और इस मिशन का मकसद क्या है, भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके उत्पादों का उत्पादन यानी कि जो भारत में हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना और इसका क्या करना, इसका उत्पादन करना यानी प्रोडक्शन करना, इसका इस्तेमाल, इसका यूज करना भी इसमें शामिल है और इसका एक्सपोर्ट करना भी शामिल है, जिसके लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाना लक्ष्य है इनका। ठीक है, इसका लक्ष्य रखा गया है और ये जो है वर्ष 2030 तक देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में करीब 125 गीगावाट की बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रख लें, ये जो है आपकी नवीकरणीय ऊर्जा के तहत आता है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो वन विभाग की स्थापना जो है 1864 में की गई। ध्यान रखिएगा, वन विभाग की स्थापना 1864 में की गई। देख लेते हैं क्या है, ये तो हो चुका है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, तापमान को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ये जो है आपका मौसम से संबंधित है और यहाँ पे वापस से तापमान का, अगर एक शिफ्ट में पूछ लेता है क्वेश्चन तो उसको घुमा के उसी से संबंधित चीजें जो है दूसरी और तीसरी शिफ्ट में जो है आयोग पूछता रहता है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे इसमें क्या पूछा है, तापमान को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें है थर्मामीटर, मोललता और गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, आप लोग खुद ही सोचिए कि गुरुत्वाकर्षण जो है इसको टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट करता है? ये तो नहीं करता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण तापमान को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा गया था। ठीक है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। एक तो अक्षांश हो सकता है, अक्षांश यानी कि जो लैटिट्यूडनल लाइंस है। ठीक है, और ऊंचाई हो सकती है कि किसी भी जगह की समुद्र तल से ऊंचाई क्या है। ठीक है, और समुद्र से दूरी भी जो है वो तापमान पर को प्रभावित करती है। ठीक है, क्योंकि समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है उसका उस टेम्परेचर जो है समुद्र मेंटेन कर देता है। और दूसरा है बादल आवरण, यहाँ पे बादल होगा। ठीक है, बादल का आवरण यानी जो भी बादल घेरे हुए हैं, छाए हुए हैं, जो भी कुछ है, उसका आवरण भी जो है टेम्परेचर पर इफेक्ट डालता है। और दूसरा और एक आपका नेक्स्ट है, इसमें वायुमंडलीय परिसंचरण। वायुमंडलीय परिसंचरण से तात्पर्य आपका है कि जो वायुमंडल में हवाएं चलती हैं वो किस पैटर्न पे चलती हैं। ठीक है, तो हवाओं का पैटर्न भी इस पे इफेक्ट डालता है। और है आपका भूमि यानी कि लैंड भी जो है आपका इफेक्ट डालता है कि लैंड कैसी है, मिट्टी सॉइल कैसी है, ऐसी चीजें भी टेम्परेचर पे इफेक्ट डालती हैं। और नेक्स्ट इसमें दिए रखा है पानी। और पानी, बिल्कुल पानी तो असर डालता ही है कि अगर किसी जगह पे कितना जल भराव है या चीजें कैसी है वहां पे। और इसमें गर्म भी आता है, गर्म यानी कि टेम्परेचर, गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं यानी कि जो भी आपके उस कंट्री के आसपास की कोई भी देश है या कोई भी स्थान है तो उसके आसपास की कौन सी समुद्री धाराएं चल रही है, ये पे इफेक्ट डालती हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपकी आगे वाली शिफ्ट में तो आप उसको सही करके आए। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग कृषि से संबंधित है? अभी पूछा गया है इसी के जो एक किसी शिफ्ट में है वो क्वेश्चन है केरल की में जो जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग कृषि से संबंधित है? तो वह है आपका 54.6%। कितना है? 54.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल गजट पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो ये बंगाल गजट जो है ये 1780 में प्रकाशित हुआ था। कब? वर्ष 1780 में। और ये जो है बंगाल गजट, ये बंगाल गजट ये जो है ये भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है। ठीक है, ये भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी
समाचार पत्र है जिसे जेम्स अगस्टस ने स्टार्ट किया था। किन्होंने स्टार्ट किया था, ध्यान रखिएगा, जेम्स अगस्टस ने। और यह जो है कोलकाता में प्रकाशित होता था। जब स्टार्ट हुआ था तो इसका प्रकाशन जो है कोलकाता में किया जाता था। उस समय जो है इस टाइम कोलकाता ही जो है भारत की राजधानी थी। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है, और इसकी जवाबदेही लोकसभा के प्रति होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका पद्म पुरस्कार कथन से संबंधित है। यहाँ पे पद्म पुरस्कार से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। इसमें है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो है की गई थी वर्ष 1954 में, 1954 में। ध्यान रखिएगा, ये चारों जो है पद्म पुरस्कार से संबंधित सम्मान दिए जाते हैं। तो सॉरी, ये तीन है। इसमें अगर एक सर्वोच्च सम्मान जो मान लिया जाता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो आ जाता है भारत रत्न। भारत रत्न के अलावा ये तीन पद्म पुरस्कार हैं जो कि इनकी स्टार्टिंग जो है, शुरुआत जो है 1954 में की गई थी। यहाँ पे एक बुक का नाम है। आपका अगला क्वेश्चन है, एम एंड द बिग होम। आई एम एंड द बिग होम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जेरी पिंटू। इसके लेखक हैं जेरी पिंटू। इन्हें भी कोई अवार्ड दिया गया था, इसी वजह से इनका भी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। कल्याण सुंदरम पिल्लई। क्या नाम है? कल्याण सुंदरम पिल्लई को वर्ष 2023 यानी कि लास्ट ईयर में पद्मश्री मिला, पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो इसका संबंध किस नृत्य से है? इसका संबंध जो है भरत नाट्यम से। कल्याण सुंदरम पिल्लई का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। इन्हें देख लीजिए, यहाँ पे मैंने डाल भी दिया है कि कब से पूछा गया क्वेश्चन। इन्हें जो है वर्ष 26 जनवरी 2023 को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? तो साथियों, ये जो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम है ये तमिलनाडु में है, लेकिन इसका अब जो है नाम बदल दिया गया है। इसका अब नाम कर दिया गया है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, जो है इसका नाम अब बदल के कर दिया गया है चेपक स्टेडियम। क्या कर दिया गया? चेपक स्टेडियम। और ये तमिलनाडु के चेन्नई शहर में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में भी। पश्चिम बंगाल में ने कितनी बार संतोष ट्रॉफी जीती है? तो पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी को कितनी बार जीता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये इन पश्चिम बंगाल ने 32 बार यानी 32 टाइम्स जो है संतोष ट्रॉफी जीती हुई है, ठीक है। और ये संतोष ट्रॉफी का संबंध ये किससे रिलेटेड है? तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह भारत में इसको भारत में खेला जाता है, यानी कि इंडिया में इसे खेला जाता है। इसमें इंडिया के यानी कि भारत के जो भी राज्य हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भारत के राज्यों से कुल 21 टीमें होती हैं, ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग जो है कब की गई थी? पहली बार ये 1941 में स्टार्ट किया गया था। संतोष ट्रॉफी जो है खेला गया था, तब से ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता आ रहा है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कस्टडी पुस्तक का संबंध किस शहर से है? एक बुक है इन कस्टडी, इन कस्टडी। तो इसका संबंध किस शहर से? इसका संबंध है दिल्ली से, ठीक है। अब दिल्ली से इसका संबंध तो पूछ लिया गया है, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये अनीता देसाई है, अनीता नहीं अनीता है, अनीता देसाई द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बाबरा का नीलकंठ मंदिर कहाँ पर है? क्वेश्चन है, बाबरा का नीलकंठ मंदिर कहाँ पर है? तो बाबरा का नीलकंठ मंदिर जो है ये गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका भूदान आंदोलन। यहाँ पे आंदोलन से संबंधित पूछा गया। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? साथियों मैं बता दूं, मैंने और भी जो है शिफ्ट के रिव्यू किए हुए हैं, तो उसमें भूदान आंदोलन ये क्वेश्चन ये वापस से अभी तो मैं ये पहले भी पूछा जा चुका है, और ये इसी शिफ्ट में इसी ईयर जो 24 में पेपर होगा इसी में रिपीट किया गया है। तो देख लीजिएगा, भूदान आंदोलन, इससे संबंधित और भी चीजें जो भी है देख लीजिएगा। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था विनोबा भावे जी ने, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे बोलते हैं इन्हें। और इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी? 1951 में से शुरू किया गया था, ठीक है। ये जो इसकी स्टार्टिंग अगर पूछ ले कहाँ से की गई थी, तो तेलंगाना, तेलंगाना से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। जो तेलंगाना का एक जगह है पंचमोली, वहां से स्टार्ट किया गया था, और इसकी शुरुआत की गई थी 1951 में, ठीक है। आप इसमें देख लीजिएगा कि भूदान के तहत कैसी भूमि की बात की गई है। नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार को वर्ष में पेश किया गया था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान
युवा पुरस्कार जो दिया जाता है वो कब से इसकी स्टार्टिंग की गई थी, वो वर्ष 2006 में इसको पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैश्विक भुखमरी सूचकांक। तो साथियों अभी आज से लेके अभी एक हफ्ते पहले, अब हाल ही के कुछ दिनों पहले ही जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 भी रिलीज किया गया है। तो आप अगर आप किसी का जो है नेक्स्ट मंथ में या आने शिफ्ट में पेपर है तो उससे भी देख लेंगे। ठीक है, आपका है वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और अगर आपका रेलवे का पेपर है या फिर दूसरे कोई एसएससी का पेपर है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देख लीजिएगा। सूचकांक जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के बारे में इसमें पूछा गया है। इसमें जो श्रीलंका की स्थिति क्या थी, तो श्रीलंका जो है वो 60वें स्थान पर था। ठीक है, वो 60वें स्थान पर था, यानी 16th रैंक पर था। और वहीं पे अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है 111 स्थान पर था, यानी भारत की स्थिति तो श्रीलंका से भी खराब है। ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान से भी खराब है और बांग्लादेश, नेपाल जो भी पड़ोसी देश है उन सभी से खराब है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा भारत 125 देश, टोटल 125 देश इसमें काउंट किए गए थे, उनमें से भारत का स्थान है 111वें नंबर पर है। ठीक है, और पाकिस्तान की वहीं पे बात करें तो श्रीलंका पूछा ही गया है, आप इन सबको भी देख लीजिए। पाकिस्तान की स्थिति है 102 रैंक पाकिस्तान को दिया गया था, और बांग्लादेश को 81 रैंक मिला था, 81वां रैंक, और नेपाल को 59 यानी कि 69 रैंक मिला था। श्रीलंका का तो हमने देख ही लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अ, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल है, अगर कोई व्यक्ति किसी एक राज्य का, मान लेते हैं एक राज्य यहाँ का राज्यपाल है, तो एक ही समय काल में एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक दो या फिर अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, तो ये जो है कब किया, किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, देख लीजिए क्या है। और ये भी हो सकता है, और ये भी प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल जिस राज्य से संबंधित, यानी जिस राज्य को बिलोंग करता है, या निवास स्थान या जन्म स्थान उसका जो भी है जिस राज्य से, उस राज्य का राज्यपाल वो व्यक्ति नहीं बनाया जा सकेगा, नहीं बन सकता है। ठीक है, वो किसी दूसरे राज्य का ही राज्यपाल बनेगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है, और यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद 154 आर्टिकल 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति। आर्टिकल 100 अनुच्छेद 154 में दिया गया है राज्य की कार्यकारी शक्ति, और अनुच्छेद 155 जो है इसमें राज्यपाल की नियुक्ति दिया गया। अगर राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित पूछ रहा है अनुच्छेद, तो वो है आपका 155। ठीक है, कुछ तो करके से याद कर लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया कि राज्यपाल कितने कार्यकाल क्या है, अनुच्छेद आर्टिकल 156 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर को भारत के स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। तो साथियों ये क्वेश्चन हाल ही का, वैसे से ये क्वेश्चन तो पहले भी पूछा गया होगा, लेकिन अभी हाल ही में जो टाटा कंपनी के मालिक हैं रतन टाटा, उनकी जो है डेथ हो गई है, और उनसे संबंधित क्वेश्चन आगे आने वाली कई सारी शिफ्ट में जो है या आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की उम्मीद है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो देख लीजिए क्या है, किस शहर को भारत के स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है आपका जमशेदपुर, झारखंड। झारखंड को जो है स्टेट सिटी, सॉरी स्टील सिटी झारखंड के जमशेदपुर को जाना जाता है। ठीक है, यह भारत के इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है, इसे भारत के इस्पात शहर के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि टाटा द्वारा पहला स्टील प्लांट यहीं पर लगाया गया था। ठीक है, अब देख लीजिए ये करंट से रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उस्ताद रशीद खान। उस्ताद रशीद खान किससे जुड़े हैं? तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक से है। उस्ताद रशीद खान का संबंध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऋग्वेद से संबंधित है। तो पूछा गया है ऋग्वेद में, साथ ही इससे पहले भी आपका वेद से संबंधित जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पे पूछा गया है ऋग्वेद में मंडल, यहाँ पे ये स्टेटमेंट टाइप का है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप क्या है यहाँ पे, ऋग्वेद में मंडल 10वें मंडल जो है 10वां मंडल है। ये इसमें वेदों को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है, ये स्टेटमेंट कहा गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त विवाह समारोह पर प्रतिबंध करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें है इसका आंसर होगा, इसमें 10 पुस्तक है, यानी जो 10वां ऋग्वेद में के मंडल में 10वें मंडल में 10 पुस्तक है, जिन्हें मंडल के रूप में भी जाना जाता है। 10 मंडल जो है इसमें कुल 10 पुस्तक है। ठीक है, ये
मंडल के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्येक मंडल में सूक्त होते हैं, प्रत्येक मंडल में सूक्त होते हैं, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसका जो क्वेश्चन एक्चुअली क्लियर नहीं हो पाया था, तो इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको यहाँ पे मैंने दे दिया है। नेक्स्ट देख है क्या आपका, नेक्स्ट है समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो साथियों समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची जो कि अनुसूची में दी गई है, ठीक है। राज्य सूची और संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची, जो तीन अनुसूचियां दी गई, सूचियां दी गई हैं, तो उनमें जो है समावर्ती सूची का जो है की अवधारणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका, राज्य में स्थित है, सॉरी, नोवामुदी लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। नोवामुदी 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 एक स्थान है जो कि लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। और यह किस राज्य में स्थित है? तो नोवामुदी जो है ये झारखंड के सिंहभूमि जिले में, ये अगर राज्य की बात करें तो ये झारखंड से संबंधित है, ठीक है। यह जो है झारखंड से संबंधित है, लेकिन अगर झारखंड में किस जगह से है तो वह है सिंहभूमि, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत फेमस है, यहाँ पे खनन बहुत ज्यादा होता है। जो खनन विश्व स्तर के हेमाटाइट लौह अयस्क, और यहाँ पे है इस एरिया में जो खनन किया जाता है वो किसका? हेमाटाइट लोहे का। लोहे की के भी कई टाइप्स है, तो उसमें जो हेमाटाइट है उसका जो है खनन यहाँ पे किया जाता है, तो उसके निर्यात के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। यह टाटा लौह और, यहाँ पे लौह होगा, यह टाटा लौह और इस्पात उद्योग के स्वामित्व में है। ये भी जो है टाटा के अंदर में है। यहाँ पे भी साथियों आप देख पा रहे हैं, ये दूसरे शिफ्ट में पूछा गया होगा, ऊपर वाला क्वेश्चन है दूसरे शिफ्ट में पूछा गया होगा, ठीक है। तो एक शिफ्ट में अगर पूछा जाता है उसी से संबंधित दूसरी शिफ्ट में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख लिया आपने, क्या क्या है। उड़ीसा भारत के लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला मतलब इसमें सबसे ज्यादा उड़ीसा भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लौह का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, यहाँ पे सर्वाधिक होगा, ठीक है। करने वाला उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक है, जहाँ पे सर्वाधिक लौह उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू और संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चंस आपके और भी शिफ्ट में पूछे गए हैं। यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ये जो साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, नींबू, संतरा और इसमें आ जाता है आपका अंगूर, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और ये जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। हालांकि संतरा जो अंगूर होता है उसमें नींबू और संतरा की अपेक्षा कम होता है, उसमें सिट्रिक एसिड यानी कि विटामिन सी कम होता है, ठीक है। तो इनमें नींबू भी सम्मिलित है जिनमें विटामिन सी है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी हो जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं केला की और आम की। तो केला में क्या मिलता है? केला में फाइबर, पोटेशियम और विटामिन बी6, ठीक है। क्या होता है? फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन बी6 का एक सम्मिश्रण होता है, ठीक है। और आम में क्या पाया जाता है? तो आम में विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन बी6 पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सती प्रथा से संबंधित। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? तो सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये तो क्वेश्चन बहुत बारी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सबको पता ही होगा। सती प्रथा का अंत किया है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप कब जीता था? तो भारत ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जो है वो वर्ष 2007 में पाकिस्तान को हराकर जीता था, ठीक है। वर्ष 2007 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, वो भी पाकिस्तान को हराकर जीता था। और यह जो है ये वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। तो टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स, सॉरी फेवरेट सेक्शन है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फ्लैट वॉर्म में उत्सर्जन की कोशिका कौन सी है? तो फ्लैट वॉर्म में उत्सर्जन यानी एक्सक्रीजन की जो कोशिका है, सेल है, उसका नाम है फ्लेम सेल। क्या नाम है? फ्लेम सेल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इसी बार जो एमटीएस के एग्जाम हो रहे हैं ये कई बार रिपीट किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस नृत्य रूप में सबसे जटिल मेकअप कोड, मतलब कौन सा, यहाँ इसमें ऑप्शन दिया रहा होगा तो कौन सा ऐसा नृत्य रूप है जिसमें सबसे जटिल मेकअप कोड होता है? उनकी पोशाक भी होती है, चेहरे के मुखौटे भी होते हैं उसमें, और सर की पोशाक, सर पे भी पहनने वाली पोशाक होती है, चमकीले
रंग के चेहरे भी उसमें शामिल किए जाते हैं, तो वो है आपका कथकली। ध्यान रखिए कौन सा, कथकली। साथियों अभी तक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता था कि शास्त्रीय नृत्य जो है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ से संबंधित है, लेकिन अब देख लीजिए कि क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा रहा है, घुमा के पूछा जा रहा है, तो आप इससे भी संबंधित जो है चीजें देख लीजिएगा। ये जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और वहीं पे हम बात करें कथक, तो कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 21 नवंबर 2023, 21 नवंबर 2023 को, ये भी करंट से क्वेश्चन है। दिल्ली कैंट में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर, ठीक है, दिल्ली कैंट में जो है लगाया गया था ये सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर, एएफटीसी में जो है कमांडिंग ऑफिसर की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। तो इसमें कमांडिंग ऑफिसर की कमान संभालने वाली सबसे पहली महिला ऑफिसर बनी है कर्नल सुनीता बीएस। यहाँ पे कर्नल सुनीता बीएस, तो यहाँ पे मैंने डेट भी डाल दिया, यह 21 नवंबर 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है युवाओं में स्किल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अ, इसको स्टार्ट कौशल क्षमता का विकास करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2015 में। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकसभा में कितने प्रतिशत मंत्री बनते हैं। तो लोकसभा में अगर पूछा जाए कितने मंत्री बनते हैं, तो जो भी लोकसभा की टोटल सदस्य संख्या होती है, यानी कुल सदस्य संख्या, उसका जो है 15% कितने बनते हैं, यहाँ पे 15% जो है, 15% ये मंत्री बनते हैं, इससे अधिक नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देख लेते हैं और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। अगर पूछ ले कितने लोकसभा सदस्य टोटल कितने हैं, तो है 552। और इसमें 530 जो है वो राज्यों से होते हैं। कहाँ से होते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहीं पे 20 सदस्य जो है वो केंद्र शासित राज्य से होते हैं। 530 राज्यों से और 20 जो है केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो 2 सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 और 1993 में किसी संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया। तो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था नाबार्ड में, वो भी 1992 और 1993 में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड एक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। नाबार्ड क्या है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसमें कृषि के कल्याण के लिए और ग्रामीण के विकास के लिए जो है कार्य किए जाते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। ध्यान रखिए ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, 1982 में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक कौन थे। तो जो फेमस बुक है मालगुडी डेज, अब बहुत से लोगों ने हो सकता है इस नाटक को देखा भी हो, ठीक है, मालगुडी डेज। तो इसके लेखक कौन है, आर के नारायण, ठीक है, आर के नारायण इसके लेखक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है जो कि पूछे गए थे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है। तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो है किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को। और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे जो है एक बड़े से पत्थर को, चट्टान को काट के ये जो मंदिर बनाया गया था, ठीक है। तो साथियों यह हो जाते हैं आपके कुल प्रश्न जितने मुझे मिल पाए हैं, जो कि पूछे गए थे 22 अक्टूबर को, ठीक है। तो देख लेते कुछ छूटा तो नहीं है, ये भी हमारा हो गया है। फास्ट में देख लेते एक बार, हो गया है, ये भी हो गया है, हो गया है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको रिवाइज करने के लिए, ठीक है, ताकि इससे संबंधित जो है प्रश्न आगे पूछे जाए तो वो गलत ना हो सके आपके। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें इस चैनल के साथ, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।